गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 18th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट। पिछले लेक्चर के हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट को पढ़ेंगे। आपने देखा था कि जब हम पिछले टॉपिक्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बताया था। वहाँ पे मैंने एमसी को आपको बताया था कि एमसी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम मैं देखूं तो जो एमसी कर्व है हमारा, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो क्या है, धीरे धीरे यू शेप का होता है और वो धीरे धीरे जिस तरीके से कम होता है फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होने लगता है। तो अगर मैं आउटपुट को अपना इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप ये देखें आउटपुट क्या है हमारा, ओ एक्स एक्सिस पे है। अगर आप देख रहे हैं कि आउटपुट हमारा बढ़ रहा है ना, आप अपने राइट साइड देखें, राइट हैंड साइड, तो आप ये देख रहे हैं कि जो एमसी है वो इंक्रीज हो रही है, मीन्स हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और जो हमारी कॉस्ट है वो भी आप देखेंगे ओ वाई एक्सिस पे, तो जहाँ पे एम सी लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने देखें आप, तो जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट क्या आती है। Marginal cost may be defined as the net addition to the total cost as one more unit of output is produced. In other words, it implies additional cost incurred to produce an additional unit. मार्जिनल कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं कि जो भी नेट एडिशन हम अपनी टोटल कॉस्ट के अंदर कर रहे हैं, कोई भी नेट एडिशन में अगर अपनी टोटल कॉस्ट के अंदर करूंगा, मींस कि अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ 100 यूनिट का और मेरे को लग रहा है कि मुझे और यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो जो भी मैं 100 यूनिट के अलावा जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करूंगा उसमें जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो भी एडिशनल कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूँ किसी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो वो मेरी कौन सी कॉस्ट होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। मीन्स कि जो एडिशनल कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूँ, कब इंकर कर रहा हूँ, जब मैं किसी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कि पहले मेरी जो फर्म है वो 100 यूनिट बनाती थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मेरे जो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में बढ़ गई, तो अब मुझे 100 की जगह अब 150 यूनिट बनानी। मीन्स मेरी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 40 यूनिट्स और बढ़ गई। तो उस कंडीशन में अब मेरे को प्रोडक्शन करना है, वो कितना करना है, 150 यूनिट का। अब पहले मैं जो 100 यूनिट बनाता था उस पर मेरी जो कॉस्ट लगती थी वो दूसरी अलग लगती थी। मीन्स कि अगर मैं मान के चलूँ तो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ लगते थे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो गई है, तो अब मेरे को 150 यूनिट बनानी पड़ेगी। तो अब मैं 150 यूनिट बना रहा हूँ, तो मीन्स मैं 50 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। तो 50 यूनिट को बनाने में जो मेरे टोटल कॉस्ट के अंदर जितना चेंजेस आएंगे, मीन्स टोटल कॉस्ट मेरी 100 यूनिट को बनाने में 10,000 लग रही है, और 150 यूनिट को बनाने में अगर मेरी 15,000 कॉस्ट आ रही है, मतलब 50 यूनिट के का माने तो हम 5,000 हमारे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही है। तो एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है 10,000 से 15,000 हो रही है, मीन्स 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कॉस्ट है हमारी 100 रुपये, जब हम किसी 50 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर मैं ये देखूँ कि अगर मैं अपनी कॉस्ट को 5 रुपये बढ़ा देता हूँ, 5 रुपये कब बढ़ा रहा हूँ कि जब मेरी यूनिट है, जो कम्युनिटी की यूनिट है वो मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं पहले 50 यूनिट बनाता था, तब मेरी जो कॉस्ट आती थी वो 100 रुपये की आती थी। अब मैं 51 यूनिट बना रहा हूँ, तो जो मेरी कॉस्ट है वो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो जो हमारी जो कॉस्ट बढ़ रही है 105 हो रही है, 100 से 105 हो रही है, तो मीन्स मैं कहूँगा कि जो भी मेरी कॉस्ट टोटल कॉस्ट के अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा है, मीन्स कि जब मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से जो मेरी 5 रुपये की जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है वो मेरी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो ये जो एम सी है, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट है, वो अपटेंट होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या चेंज हो रहा है हमारी टोटल कॉस्ट में और क्या चेंज हो रहा है हमारे आउटपुट में। मीन्स कि अगर मैं देखूँ तो जो एम सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। MC is the rate at which total cost changes from with output। जो MC है, MC रेट क्या है कि जब हम किसी टोटल कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो ये नेसेसरी होता है कि जो MC है वो इंडिपेंडेंट होती है TFC के लिए और वो डायरेक्टली रिलेट करती है TVC को। तो कैलकुलेट जब हम करते हैं कि जो भी हम कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक यूनिट, तो शॉर्ट टर्म के जो MC कर्व होता है वो U शेप का होता है। तो जो शेप है एमसी कर्व की उसको डिटरमाइन किया जाता है लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर। तो एमसी अगर कम हो रही है तो मीन्स प्रोडक्शन क्या है,
किस कंडीशन के अंदर है, इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर है। और अगर एमसी राइज हो रही है मीन्स मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, तो जो प्रोडक्शन है हमारा वो डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अनलाइक अदर टाइप ऑफ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट रिक्वायर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर cash for its equivalent. It is a potential benefit or income that is given up as a result of selecting an alternative over another. For example, you have a job in a company that pay rupees $25 per year. For a better future, you want to get a master degree but cannot continue your job while studying. If you decide to give up your job and return to school to earn a master degree, you would not receive $25. Your opportunity cost would be $25. अगर हम अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक कॉस्ट होती है जो कि किसी पेमेंट ऑफ कैश को नहीं बताती। मीन्स अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम कोई भी पेमेंट कैश का नहीं लेते हैं, ना हम मनी का यूज़ करते हैं, और ना कि किसी कैश के इक्विवेलेंट मीन्स कैश के अगर कोई टाइप्स है तो उसको भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर नहीं लेते हैं। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताऊँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो पोटेंशियल बेनिफिट और इनकम जो कि हमारे किसी अदर अल्टरनेटिव को चूज करने से हो रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था और कंपनी मुझे $25,000 साल की पे कर रही थी। मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा था और उस वर्क के लिए मुझे जो कंपनी है वो एक साल का $25,000 मुझे पे कर रही थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपना बेटर फ्यूचर करने के लिए मास्टर डिग्री ले लेता हूँ, मैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए मास्टर डिग्री ले लेता हूँ। तो उस कंडीशन में ये देख रहा हूँ कि जब मैं मास्टर डिग्री करना चाह रहा हूँ तब मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता जब मैं स्टडी कर रहा हूँ। मीन्स कि जब मैं मास्टर डिग्री करना चाह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्टर डिग्री करने से मेरा बेटर फ्यूचर होएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब स्टडी कर रहा हूँ और मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब को गिव अप कर देता हूँ, कि मैं अपनी जॉब को छोड़ देता हूँ और मैं स्कूल चला जाता हूँ या मैं कॉलेज चला जाता हूँ अपनी मास्टर डिग्री को अर्न करने के लिए। मीन्स कि अगर मेरे को मास्टर डिग्री चाहिए तो मुझे जॉब नहीं करनी। अब जॉब नहीं करनी तो जो मुझे जॉब से जो इनकम हो रही थी, जो मेरे को पैसे मिल रहे थे, अब वो मुझे रिसीव नहीं हो रहे। मीन्स कि if you decide to give up your job and return to school to earn a master degree, you would not receive $25,000. अगर आपने ये डिसीजन लिया है बेटर फ्यूचर के लिए कि आप जॉब नहीं करना चाहते और आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपने जो कंपनी आपको पे करी थी वो अब आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस समय मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी मीन्स मेरा जो पोटेंशियल बेनिफिट होएगा वो कितना होएगा, 25,000 होगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरे चीज़ को लेने के लिए, दूसरे अल्टरनेटिव को लेने के लिए, कि मैं जॉब के लिए दूसरा अल्टरनेटिव क्या चुन रहा हूँ कि मुझे मास्टर डिग्री मिल जाए। तो मैं आज $25,000 कमाता था, अगर मैं मास्टर डिग्री ले लूँगा तो मैं $40,000 कमाने लगूंगा। तो इस बेनिफिट के लिए क्या किया, मैंने एक अल्टरनेटिव को छोड़ के दूसरा अल्टरनेटिव चूज कर लिया। तो दूसरे अल्टरनेटिव को चूज करने से जो मेरी पहले वाली जो चीज़ है वो मुझसे सैक्रिफाइस हो रही है, मुझसे मिसिंग हो रही है, तो उसमें लगने वाली कॉस्ट मेरी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो भी हम अल्टरनेटिव देखते हैं उसकी हर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये एंटर नहीं होती हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। मीन्स अगर मैं कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो उसमें मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एंटर नहीं करता, उसको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सिर्फ काम आती है जब हम फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई डिसीजंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 50,000 rupees to invest and have two options, share market and real estate, and you select share market and got 4,000 return in 1 year, and same time if you invest in a real estate then it will give you 5,000 return, then you have to forget 1,000 due to selecting the real estate. This 100 is your called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो 50,000 रुपये हैं उनको इन्वेस्ट कर देता हूँ दो जगह। अब मेरे पास दो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, या तो मैं 50,000 को शेयर मार्केट में लगा देता हूँ या मैं कोई रियल इस्टेट परचेज कर लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 4,000 का रिटर्न कमा सकता हूँ एक साल के अंदर। तो अगर मैं 50,000 रुपये
अगर मैं शेयर मार्केट के अंदर लगा देता हूँ तो मुझे 4,000 रुपये हर साल रिटर्न मिलेगा उसका। तो सेम टाइम पे मेरे माइंड में क्या आता है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ रियल इस्टेट के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा, 5,000 का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं शेयर मार्केट में 50,000 रुपये लगा देता हूँ तो मुझे 4,000 का रिटर्न मिलेगा, लेकिन सेम टाइम पे किसी ने मुझे कहा कि नहीं आप रियल इस्टेट में लगाएं, रियल इस्टेट में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो मैंने अब क्या किया, 50,000 रुपये मैंने रियल इस्टेट में लगा दिया, अब मुझे 5,000 रिटर्न उससे मिल रहा है। तो जो मैंने पहली चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को लिया है और उससे जो मेरी कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, जिसके कि जैसे कि 5,000 रुपये मुझे रियल इस्टेट से मिल रहे हैं रिटर्न और शेयर मार्केट से मुझे मिल रहे थे 4,000 रिटर्न, तो 5,000 माइनस 4,000 तो 1,000 रुपये मेरे को क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो ये मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो रियल इस्टेट से, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब हमारे जो इस टॉपिक का जो लास्ट जो टॉपिक है वो है संक कॉस्ट। द कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज बाय एनी डिसीजन आर नोन एज संक कॉस्ट। जो कॉस्ट हमने पहले ही इंकर्ड कर ली है, जो कॉस्ट मैंने पहले ही इंकर्ड कर ली है और उसको मैं किसी भी डिसीजन से चेंज नहीं कर सकता हूं, तो उन कॉस्ट को मैं कहता हूं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है कि जो भी कॉस्ट मैंने इंकर्ड कर ली है लेकिन मैं अपने डिसीजन से उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगी संक कॉस्ट। लेकिन ऊपर वाली जब हमने कॉस्ट पढ़ रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम डिसीजन को ले रहे थे क्या कि जो भी कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूँ अपने डिसीजन के चेंज होने से, तो वो मेरी हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और संक कॉस्ट कौन सी है कि जो कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूँ जब मैं किसी डिसीजन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, कि डिसीजन के चेंज होने से मेरी जो कॉस्ट है वो इंकर नहीं हो रही है, तो वो मेरी हो जाएगी संक कॉस्ट। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कंपनी परचेज अ मशीन सेवरल ईयर्स अगो ड्यू टू चेंज इन अ फैशन in several years the product produced by the machine cannot be sold to the customers, therefore the machine is now useless or obsolete. The price originally paid to purchase of machine cannot be recovered by any action and is therefore a sunk cost. These costs should not be taken into account while making any decision because no action can reserve them. अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं संक कॉस्ट के बारे में, कि अगर मेरी कंपनी ने क्या किया है, एक मशीन को परचेज किया है बहुत साल पहले, मेरी कंपनी ने एक मशीन को परचेज की है बहुत साल पहले, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो अब जो है कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि जो नया फैशन है वो आ गया है मार्केट के अंदर। तो जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करता था उस मशीन से, जो मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी, वो मैं कस्टमर से को सोल्ड नहीं कर सकता। मीन्स कि जो मैंने मशीन बहुत साल पहले खरीदी थी, अब मैं जो प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं पुरानी मशीन से करता हूँ, तो जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो अब कस्टमर्स उसको परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या आ गया, नया फैशन आ गया है। तो जो मशीन है अब मेरे लिए क्या हो गई, यूजलेस हो गई और ऑब्सोल्यूट हो गई। मीन्स अब मशीन मेरे लिए कोई काम की नहीं रही, क्योंकि मार्केट के अंदर नया फैशन आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब मेरे को मशीन भी नई लानी पड़ेगी। तो जो मेरी पुरानी मशीन है वो क्या है, मेरे लिए यूजलेस हो गई। तो जो मैंने प्राइस ओरिजिनली पे की थी जब मैंने उस मशीन को परचेज़ की थी, जब मैंने उसको कुछ साल पहले जब मैंने उस मशीन को परचेज की थी, खरीदी थी, तब मेरी जो मैंने प्राइस पे की थी वो अब मुझे रिकवर नहीं हो रही उसके ख़राब होने से। अब वो जब मेरे लिए यूजलेस हो गई तो मेरी जो प्राइस मैंने खर्च की थे उस टाइम पे वो अब मुझे रिकवर नहीं हो रहे, तो उस तरीके की जो कॉस्ट मुझे मिलेगी वो मेरी कौन सी कॉस्ट होगी, संक कॉस्ट होगी। तो जो कॉस्ट होती है संक कॉस्ट, उसको अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते। अगर मैं कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ या मैं अकाउंटिंग डिटेल दे रहा हूँ, तो अगर किसी फर्म के अंदर अगर कोई संक कॉस्ट बताई जा रही है तो उसको अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना कि किसी डिसीजन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ना उसको चेंज किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट समझा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझी और संक कॉस्ट को समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।